वेलकम टू HRD एजुकेशन। आज हम फिर जो है आप लोगों के सामने ले आए हैं आंग्ल मैसूर युद्ध को, कि किस प्रकार से अंग्रेजों और मैसूर के शासक हैदर अली के बीच में दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हुआ। तो जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था उसकी पृष्ठभूमि जो थी वो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ही था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो संधि हुई थी, उसी संधि का जब उल्लंघन हुआ तब जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध आरंभ हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो संधि हुई थी अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में जो हुई थी, यहां पर जो संधि हुई थी अंग्रेज और हैदर अली के बीच में, वो यह था कि दोनों अंग्रेज और मैसूर के शासक हैदर अली दोनों अपने जीते हुए क्षेत्र को एक दूसरे को वापस कर देंगे। अर्थात अंग्रेज जो जीते थे वो हैदर को दे देंगे और हैदर ने जो जीता था वो अंग्रेजों को दे देंगे। अर्थात दोनों अपने जीते हुए क्षेत्र एक दूसरे को वापस कर देंगे और फिर आवश्यकता पड़ने पर जो है अंग्रेज हैदर अली का साथ देंगे और हैदर अली जो है अंग्रेजों का साथ देगा। यही मेन मैटर था। लेकिन समय बीता। बात उस समय की है जब मराठों ने हैदर अली या कह सकते हैं मैसूर पर आक्रमण किया। मराठों और हैदर के बीच में जब युद्ध हुआ तो उस समय प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के संधि के तहत जो है अंग्रेज जो थे वो हैदर का साथ नहीं दिए, जिसके कारण से जो है हैदर अली काफी छिन्न हो गया या कह सकते हैं बहुत दुखी हुआ। तब जाकर के जो है इसे लगा कि जो है अब अंग्रेज हमारा साथ नहीं देंगे, अब हमें कुछ तो करना ही चाहिए। समय बीता। उसने जो है मराठों को बातचीत के माध्यम से अपनी तरफ किया, मराठों को अपने तरफ उसने किया और फिर जो है यही हैदर अली और मराठा प्लस निजाम तीनों ने मिल करके जो है अंग्रेजों से जो है युद्ध किए। और ये युद्ध कहाँ हुआ था? कर्नाटक में एक क्षेत्र है, कर्नाटक में, उसका नाम है अर्काट। उस पर जो है हैदर अली, मराठा और निजाम तीनों की मिलकर के सेना जो है अर्काट पर आक्रमण कर दिया। उस समय अंग्रेज की तरफ से जो उसका नेतृत्व कर रहा था कर्नल बेली था। कौन था अंग्रेजों की तरफ से? कर्नल बेली अंग्रेजों की तरफ से था। कर्नल बेली को इन तीनों ने मिलकर के, हैदर अली और मराठा और निजाम तीनों ने मिलकर के बहुत बुरी तरह से हराया। कर्नल बेली बहुत बुरी तरह से परेशान हो गया, किसी भी प्रकार से वो बचा और भाग गया और फिर अर्काट पर जो है हैदर अली का अधिकार हो गया। समय बीता। धीरे धीरे अंग्रेजों ने सोचा कि इसकी जो शक्ति है हैदर अली को दिनों दिन बढ़ती जा रही है दक्षिण में। फिर अंग्रेजों ने एक चाल चली और उस समय जो अंग्रेज का गवर्नर जनरल वो था वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग एक योग्य, अनुभवी, शिक्षित व्यक्ति था। उस समय वो गवर्नर जनरल के पद पर था। तो उसने सोचा और अपने दिमाग को लगाया, फिर देखा कि हम किस प्रकार से जो है हैदर को परास्त कर सकते हैं। उसने आयरकूट के नेतृत्व में एक सेना को आगे बढ़ाया। कौन था उस समय? आयरकूट, इसका नाम था सर आयरकूट। ये एक सेनापति था अंग्रेजों की तरफ से और वारेन हेस्टिंग उस समय गवर्नर जनरल था। वारेन हेस्टिंग ने सर आयरकूट को जो है सेना का नेतृत्व थमाया और वो जानता था इसके पास, सर आयरकूट के पास काफी कूटनीतिक जो है ढंग है। ये इसके पास जो कूटनीति है वो शायद ही किसी दूसरे व्यक्ति में उस समय रहा हो। सर आयरकूट ने अपनी कूटनीतिक चाल से जो है
मराठा और निजाम को जो है अपने तरफ मिलाया। मराठा की तरफ से उस समय थे महदजी सिंधिया और निजाम हैदराबाद के जो थे, इनको जो है अपने तरफ से बातचीत से और पैसे के बल पर जो है अपने तरफ मिलाया। फिर मराठा और निजाम जो अंग्रेजों की तरफ हो गए, लेकिन फिर भी जो है हैदर अली का जो साहस था, जो धैर्य था, जो पराक्रम था, वो कभी कम नहीं हुआ। और जो है 1781 ईस्वी में युद्ध शुरू हो जाता है और वो था पोर्ट नोआ का युद्ध। क्या कहा था? पोर्ट नोआ का युद्ध। उस समय हैदर अली के साथ सिर्फ हैदर अली की सेना थी और साथ में फ्रांस की सेना थी। यही दोनों सेनाएं थी, लेकिन अंग्रेजों के साथ अंग्रेज का था प्लस मराठा का था और निजाम का था, जिसके बल पर जो है अंग्रेजों ने हैदर अली को परास्त किया और हैदर अली बहुत ही दुखी हुआ। और फिर बाद में जो है 1782 ईस्वी में इसी दुख के कारण जो है वो काफ़ी निराश हुआ और धीरे धीरे समय बीता और 1782 ईस्वी में यही सोच करके वो मर गया। जब 1782 ईस्वी में उसकी मृत्यु होती है, किसकी मृत्यु होती है? हैदर अली की। तब उस समय उसका बेटा टीपू सुल्तान वहां का शासक बन जाता है। कौन बनता है? टीपू सुल्तान, जो कि टीपू सुल्तान बहुत ही योग्य था, अनुभवी था, शिक्षित था, पराक्रमी इत्यादि जैसे गुण उसके पिता के ही समान थे। वो जब वहां का शासक बनता है तो उसी समय हैदर अली की मृत्यु के बाद जो है सेना का नेतृत्व वो खुद संभाल लेता है। और फिर जो है बाद में यूरोप में एक संधि होती है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। यूरोप में एक संधि होती है, ये पहले की बात है, ये अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में युद्ध होती है। ये पहले से होती रहती थी। तो यहाँ पर जो है एक संधि होती है जिसका नाम है यूरोप की संधि के नाम से जानते हैं। फ्रांसीसी उसी संधि के तहत जो है अपनी सेना को जो है वापस खींच लेती है। जब ये फ्रांसीसी लोग जो है अब टीपू सुल्तान की जो उस समय सेना थी उससे जो है हट जाते हैं, वापस हो जाते हैं। टीपू सुल्तान अलग एकदम अकेला हो जाता है। टीपू जो है अकेला पड़ जाता है और एक संधि होती है जिसका नाम है मंगलौर की संधि। क्या है? मंगलौर की संधि। ये होती है 1784 ईस्वी में। कब होती है? 1784 ईस्वी में। इसी संधि के तहत जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जब समाप्त होता है तब टीपू जो है अपने राज्य को बढ़ाने के लिए बहुत कार्य करता है। अब हम देखेंगे कि टीपू ने अपने राज्य को किस प्रकार से आगे बढ़ाया और वहां के लिए उसने क्या क्या किया। टीपू जब 1782 ईस्वी में उसके पिता की मृत्यु होती है तो वहां का शासक बनता है और अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए उसने कर व्यवस्था जो था कर 1/3 कर देता है, अर्थात 33% कर देता है। वहाँ के जो किसान होते हैं, किसान काफ़ी समृद्ध होते हैं। क्या होते हैं? समृद्ध। और इसके कारण भी था क्योंकि ये किसानों को जब आवश्यकता पड़ती थी तो वो किसानों को ऋण भी देता था। किसानों को क्या देता है? ऋण भी प्रोवाइड कराता है। वहाँ की
जो किसान थे बहुत ही समृद्ध थे। उसने अपने राज्य के जनता के लिए अपने राज्य की जनता को शिक्षित करने के लिए उसने लाइब्रेरी बनवाया, लाइब्रेरी या पुस्तकालय का निर्माण कराया था। वहां पर वो विभिन्न प्रकार के पुस्तकें रखता था, जैसे हो गया सैन्य की थी, सेना की थी, और जो है विभिन्न प्रकार की भाषाएं थी, जैसे उर्दू हो गया, अरबी हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया। ऐसे विभिन्न प्रकार की पुस्तकें थी जो उसके लाइब्रेरी में रहती थी, और आवश्यकता पड़ने पर या जब भी उसे समय मिलता था तब वो भी स्वयं उस लाइब्रेरी में जाता था और उसका लाभ उठाता था। उसने जागीर को समाप्त किया, जो जागीर व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया। इसका कारण था क्योंकि जब किसी को जागीर दिया जाता है तो उस राज्य का जो आय है, या कह सकते हैं जो सकल घरेलू उत्पाद होता था, वो कम हो जाती थी। इसी के कारण से जो है उसने जागीर देना बंद कर दिया और उसके स्थान पर नगद वेतन देने लगा। वो बहुत ही योग्य अनुभवी था, एक दूसरे से मिलता जुलता था और अपनी सेना को जो है यूरोपीय पद्धति पर उसने ढाला। यूरोपीय पद्धति के अनुसार जो है अपनी सेना को बढ़ाया। उसकी सेना काफ़ी शक्तिशाली थी और वो अपने आप को भी जो है उस सेनाओं के कई अधिकारियों के साथ काफ़ी वार्तालाप समय निकाल कर वो करता रहता था। उसकी सेना बहुत ही अनुशासित थी। उसकी सेना जो थी बहुत ही अनुशासित थी। इसी के कारण से जो है वो बहुत से युद्धों में स्वयं नहीं जाता था, अपनी सेना के किसी व्यक्ति को सेनापति बना करके जो है भेजता था। उसे विश्वास था कि हमारी सेना जो है जीत सकती है। वहाँ के किसान जो थे काफ़ी समृद्ध थे, अनुशासित थे, जिसके कारण से जो है वो काफ़ी धनी हुआ करते थे। उसने एक बात कही थी कि गीदड़ की तरह हजारों दिन जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह ही जियो। क्या कहा था कि गीदड़ की तरह हजारों दिन जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह ही जियो। यही उसका नियम था, यही उसकी बात हमेशा रहता था, यही कहता रहता था। इसलिए जो है इसी के द्वारा जो है हमेशा उसका पराक्रम साहस काफी बढ़ता रहता था। जब वो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 ईस्वी में, मारा जाता है फिर बाद में, और उसके बनने के बाद जो है एक ब्रिटिश इतिहासकार थे, वो कहते हैं टीपू जो है एक साहसी अनुशासित व्यक्ति था। वो तो था ही, लेकिन उसके किसान इतने समृद्धशाली थे कि यूरोप में, पूरे यूरोप में शायद ही कोई किसान समृद्ध रहा हो। अर्थात ये मैसूर के जो भी किसान थे वो कह सकते हैं कि यूरोप के जितने भी किसान थे उससे ज़्यादा शक्तिशाली और समृद्ध थे। ये वहाँ के इतिहासकार खुद कहते हैं। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से तीसरे और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध आरंभ हुआ। ये जो है हम अगली बार बताएंगे। तब तक लिए देखते हैं, ये तीसरा और चौथा हम बाद में बताते हैं आपको। यहीं पर जो है आज का क्लास समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।